न्यू चैप्टर का है या फिर मोशन इन लिफ्ट्स के आगे है सर? नहीं 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 नहीं, उसी चैप्टर में, ठीक है, एक ही टॉपिक बचा है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ ए, म्यूट करो सब कोई, गन, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, इसका अनम्यूट है, हर्षराज आनंद म्यूट करो। सर वीडियो नहीं आ रहा है। देखो आएगा। हर्षराज आनंद म्यूट करो। अभी आया वीडियो? स्क्रीन आया? यस यस हाँ सर, आपका स्क्रीन है सर। ठीक है ठीक है। तो देखो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन अगर हम लोग कैलकुलेट करने चाहेंगे तो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है। एक क्या होता है, गान होता है। दूसरा क्या होता है, गान के अंदर बुलेट होता है, ठीक है। तो गान एंड बुलेट पूरा को एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो इस सिस्टम में दो बॉडी है, वन इज बुलेट एंड अनदर इज गन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं, देन ट्रिगर जैसे दबाता है, बुलेट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स बुलेट विल exert or exit from the gun with some high velocity, ठीक है। and as per Newton's third law, if it will be considered as action, then according to action, this action, there will be some opposite reaction. So due to this reaction force, bullet also exerts some force on gun, ठीक है, and that's why the gun will be मतलब gun will be affect some velocity, and it backs it move backward, ठीक है। so that's why this velocity is known as recoil velocity. so recoil velocity of gun कितना है वही हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। recoil velocity of gun, तो सबसे पहले हमें गन ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज योर गन, ओके, कुछ आर्बिट्ररी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दिस टाइप का। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा बुलेट रहता है, इस पोजीशन में क्या है, बुलेट। एडमिट, इस पोजीशन में क्या है, बुलेट है, और यहाँ पे क्या है, ट्रिगर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रिगर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर फोर थिंग्स, दैट क्या क्या है, दैट मास ऑफ बुलेट, mass of bullet equal to small m, ठीक है, and mass of gun, ऑब्वियसली गन का मास ज्यादा होगा इसलिए इसको हम लोग कैपिटल एम लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल v, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ गन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल V। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ गन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब दिस वेलोसिटी नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू दिस वेलोसिटी द गन विल बी एक्सर्ट फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर स्मॉल v का डायरेक्शन इस तरफ होगा, स्मॉल v विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, देन कैपिटल V इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इसका मास कितना है, कैपिटल M, और इसका मास कितना है, स्मॉल m, ओके। तो ये पूरा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, क्योंकि लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि कितना, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो हम लोग जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो बिफोर फायरिंग करने से पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 0 है। सो वी कैन राइट दैट m into 0 मीन
0, m into 0 मीन्स कितना 0, ठीक है। बट आफ्टर फायरिंग हम लोग क्या देखे, क्या बुलेट कुछ हाई वेलोसिटी लेके निकल गया जिसका वैल्यू कितना है स्मॉल v, एंड एट ड्यू टू दिस एक्शन फोर्स द gun also exert some force on bullet, and this on gun sorry bullet also exert force on gun, and this velocity recoil velocity, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, v is called recoil, ठीक है, recoil velocity, ठीक है। तो बताओ टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना है, बुलेट का लीनियर मोमेंटम हम लोग लिखे है mv, ठीक है, एंड गन का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कैपिटल M कैपिटल V, ठीक है। सो बिफोर फायरिंग लीनियर मोमेंटम कितना था, क्योंकि दोनों के लिए स्मॉल v भी 0 था एंड कैपिटल V भी क्या था, बिफोर फायरिंग 0 था। सो यू कैन राइट दैट बिफोर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या 0, बट आफ्टर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम इज स्मॉल v प्लस कैपिटल M v। बट ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या सीखे हैं, क्योंकि बिफोर कॉलिशन एंड आफ्टर कॉलिशन total linear momentum of the system will remain same, है ना। so that's why इन मतलब बिफोर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम जितना था स्मॉल v प्लस कैपिटल M v इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देता है क्या, बिफोर फायरिंग टोटल linear momentum of the system equal to कितना 0, ठीक है, is equal to 0, and after firing total हम मोमेंटम लिख दे रहे हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या होगा, m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल v, हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, total momentum before and after both are equal, so you can write that mv plus capital MV is equal to 0. We know that v is a vector quantity, we know that v is a vector quantity, so you can write the notation of vector, ठीक है। so v के ऊपर तुम वेक्टर दे सकते हो, स्मॉल v के ऊपर, कैपिटल v के ऊपर भी वेक्टर साइन दे सकते हो। तो हम लोग को m क्या है, कैपिटल v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल v इक्वल टू माइनस स्मॉल mv, ठीक है, डिवाइड बाई कैपिटल m, लिख सकते हैं माइनस स्मॉल एम बी, क्योंकि स्मॉल एम बी को देखो राइट हैंड साइड में हम लेके गया इसलिए प्लस था, हो गया माइनस, डिवाइड बाई कैपिटल एम। तुम इसका जस्ट मॉड्यूलस वैल्यू भी ले सकते हो, तो मॉड्यूलस वैल्यू अगर लेंगे देन नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो क्या होगा, ओनली गिव्स द मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स एम क्या एम भी बाई कैपिटल एम, ठीक है। सो कैपिटल V इक्वल टू एम भी बाई कैपिटल, okay, so this is the formula for recoil velocity of the gun, समझ में आया। इसको लेके लेकिन न्यूमेरिकल हो सकता, ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल दे सकता, क्या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना है उसको लेके न्यूमेरिकल दे सकता है, ठीक है, कर पाओगे ऐसा अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो। सर रिक्वायर्ड वेलोसिटी का थोड़ा डिफिनेशन बताइएगा। recoil velocity is that velocity which when there is
बेसिकली क्या है, देखो हम लोग कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया मीन यहाँ पे हम लोग ट्रिगर को नहीं दबाया, ट्रिगर को नहीं प्रेस किए। एट दैट टाइम दोनों बॉडी क्या था, मतलब मास भी रेस्ट सॉरी बुलेट भी रेस्ट पोजीशन में था एंड गन भी रेस्ट पोजीशन में था। मतलब बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट बोथ आर रेस्ट। सो अगर रेस्ट पोजीशन में रहेगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है, 0 है। बट व्हेन द गन इज फायर्ड, ठीक है, जैसे फायरिंग किए देन बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड गन्स रिकॉइल बैकवर्ड। रिकॉइल मीन it will exert some force in opposite direction, so that is known as recoil, ठीक है, that is known as recoil. So what is the definition of recoil velocity? So due to firing of gun, ठीक है, the bullet moves forward with a high velocity and as per Newton's third law of motion the bullet also exerts some force on gun and due to that force the gun moves backward with some velocity. That velocity is known as recoil velocity. समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई गन का वेट वेरी स्मॉल होगा, मतलब लाइट वेट होगा, देन जार्किंग क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ग्रेटर वेट होगा कोई गन का, मतलब बहुत ज्यादा वेट होगा, तो इसमें क्या है, जार्किंग ज्यादा है। इसलिए गन का वेट हमेशा क्या होता है, जो शोल्डर लोग रहता है उसका गन हमेशा बहुत भारी होता है, ठीक है, बहुत वेटी होता है। क्यों, इसका रीजन दिमाग बहुत खाटा है। कहाँ से आओ? कहाँ जा रहा है? तो निकलता है, रुको। भाई बंद करो ना अपना लोग। सेकंड दिन Okay. So hence a lighter gun recoils with greater velocity and gives more jerk, ठीक है। So जार्किंग अवॉइड करने के लिए क्या उपाय है, उपाय एक ही है, क्या, हाई वेट का, मतलब हेवी वेट का तुमको क्या लेना है, गन लेना है, तब तुम जार्किंग और रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा। एक ही कारण है, ठीक ठीक है। क्योंकि देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कैपिटल एम, ये जो फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैपिटल एम क्या है, मास। सो जिसका मास ज्यादा होगा उसका जार्किंग कम होगा, मास जिसका ग्रेटर होगा उसका जार्किंग कम, मास जिसका स्मॉलर होगा मतलब लाइट होगा उसका जार्किंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चल जाते हैं। अच्छा, हम जैसे पहले बोले थे, हम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर देंगे, और कुछ नहीं है। बाकी हम वीडियो दे देंगे, तुम लोग देख लोगे, क्योंकि इतना लेट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत फास्ट पढ़ाएंगे इसको हम। ये है माय डॉल, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसको 3 सेंटेंस में अगर बोल देंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज वर्क, वर्क मीन्स इफ वी अप्लाई some force on a body and if the body will be displaced then we will say that we do some work, ठीक है, we say that we do some work. What is energy? The ability of doing work, ठीक है, मतलब किसके पास, किसी पर्सन के पास कितना एबिलिटी है वो वर्क करने के लिए। सपोज तुमको कुछ 50 kg वेट को डिस्प्लेस करने बोला, हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, बट मेरे से कोई अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आएगा तो बहुत इजीली उसको मतलब डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज मोर हाई दैट फॉर दैट पर्सन, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एंड पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है।
तो फर्स्ट वर्क क्या है, इफ वी अप्लाई सम फोर्स एंड एज ए रिजल्ट द बॉडी विल बी डिस्प्लेस, दैट फोर्स इज नोन एज, सॉरी, इस केस में हम लोग बोलेंगे कि द बॉडी विल डू सम वर्क। बट अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा देन हम लोग बोलेंगे क्या इस बॉडी कुछ वर्क डन नहीं किया। ठीक है, और एनर्जी का मेनली 2 डिफरेंट टाइप्स का एनर्जी होता है। एक क्या है, एक्चुअली वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी होता है, बट इन योर सिलेबस only we will discuss about mechanical energy. So mechanical energy are divided mainly into 2 categories. One is kinetic energy and another is potential energy. ठीक है, so kinetic energy and potential energy हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्क डन के कितना टाइप्स होता है, what is positive work done, what is negative work done, what is zero work done। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वर्क डन 0 भी हो सकता है। तो 0 वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या एनर्जी का डिफरेंट टाइप, मेनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ज्योति कुमारी म्यूट। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे, द एनर्जी दैट पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, ड्यू टू इट्स मोशन जितना एनर्जी गेन होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी व्हिच पॉजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या व्हाट इज द पावर। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लेके कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, उसको लेके कुछ न्यूमेरिकल। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एक्चुअली आ सकता है तुम लोग को, ऐसा नहीं क्या एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है इन नेचर। सो मतलब in between different form mechanical energy is include only the kinetic energy and potential energy। heat energy हो सकता है, chemical energy हो सकता है, electric energy हो सकता है, light energy हो सकता है, sound energy हो सकता है, nuclear energy हो सकता है, magnetic energy हो सकता है, different types। ठीक है, बट यहाँ पे उतना डिटेल्स में नहीं है, only we will discuss about mechanical energy, that means काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला, उसका रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फर्स्ट हम आते हैं क्या व्हाट इज वर्क। ठीक है, व्हाट इज वर्क। तो वर्क डन होता है कुछ कांस्टेंट फोर्स के द्वारा होता है और कुछ वेरिएबल फोर्स के द्वारा हो सकता है। हम बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया, सपोज यहाँ पे कुछ ब्लॉक रखा हुआ है एक प्लेन के ऊपर, सपोज दिस इज ए प्लेन, एक मिनट, दिस इज ए प्लेन। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या किया, इसमें हम मान लो एट सर्टेन इंस्टेंट हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स जैसे अप्लाई किया, देखिए इस बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, हम क्या किया फिर, मेरा फोर्स का वैल्यू चेंज करके हम कर दिया 50 न्यूटन। कितना कर दिया, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन जैसे फोर्स अप्लाई किया, देखिए द बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड विथ सम डिस्टेंस। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को हम अगर एस बोलेंगे और एक्स बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस चैप्टर में एक्स से ही डिनोट किए थे। तो जो फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ इक्वल टू 50 न्यूटन। देखो फोर्स का भी कुछ डायरेक्शन है एंड डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ डायरेक्शन है। सो हम देखो इस जो एग्जांपल दिए है इस बॉडी का, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है सेम डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा इस डायरेक्शन सेम होगा, कभी फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, उसके लिए देखे सपोज यहाँ पे बॉडी है, बॉडी का फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, बॉडी के ऊपर फोर्स जो अप्लाई किया दिस डायरेक्शन में, मतलब ऑब्वियसली इट इज क्लियर
that it makes some angle with the plane, ठीक है, with the horizontal plane. Suppose इधर x axis है, तो देखे है इसका रिजल्ट क्या है. So due to this force F, the body will be displaced along the x direction. ठीक है. So that's why some angle will be created at that position, and that angle is theta. तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स का क्या होगा, फोर्स का दो कंपोनेंट रहेगा, along x डायरेक्शन एंड along नॉर्मल डायरेक्शन. मतलब along the direction of displacement, along the direction of theta and along the normal direction. तो जब हम वेक्टर पढ़ाए थे उस टाइम हम बोले थे कि along theta direction ऑलवेज कंपोनेंट क्या है, cos theta कंपोनेंट है, ठीक है, एंड along नॉर्मल डायरेक्शन कंपोनेंट क्या है, sin theta कंपोनेंट है. ओके, सो cos theta एंड sin theta. सो f का अगर along x डायरेक्शन हम कंपोनेंट निकालेंगे तो वैल्यू होगा क्या, f cos theta. ओके, एंड f का अगर along y एक्सिस हम कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे along नॉर्मल डायरेक्शन तो वैल्यू क्या होगा, f sin theta. ठीक है, f sin theta. तो इसलिए वर्क डन को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, if a force applied in some direction, particular direction, and as a result the displacement is not along the direction of force, it makes some angle theta theta with the force, and as a result the component of force along the direction of displacement will f cos theta and along the normal direction will be f sin theta. ठीक है. सो जब भी हम लोग वर्क डन का वैल्यू लिखेंगे, सो दैट मीन्स वर्क डन W इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इक्वल टू F डॉट S, where S is displacement and F is force. So F dot S is the value of work done. तो देखो यहाँ पे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है. सो देखो डॉट प्रोडक्ट A डॉट B को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A डॉट B इक्वल टू बेसिकली AB cos थीटा. क्या है, AB cos थीटा. अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B, दोनों वेक्टर A एंड B है, A क्रॉस B लिखेंगे, देन इट गिव्स द वैल्यू AB sin थीटा. ओके, AB sin थीटा. सो यहाँ पे देखो F एंड S दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, W इक्वल टू F S cos थीटा. W इक्वल टू क्या है, F S cos थीटा. कभी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, W इक्वल टू F क्रॉस S, ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे. अगर F क्रॉस लिख सकते हैं, बट उस टाइम हम लोग को वेक्टर साइन नहीं देना है. अगर तुम इसके ऊपर वेक्टर लगा दोगे तो दैट विल बी रॉन्ग. तो हमेशा जब वेक्टर दोगे क्या लिखना है, W इक्वल टू F डॉट S. समझ में आया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स another value, whereas cross product of two vector gives different value. ठीक है, so it will be always reminded that W equal to F dot S, never W equal to F cross S. ठीक है, that means F क्या है, component of force along the direction of displacement, that is क्या है actually F cos theta, and S क्या है, S is the displacement. सो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स किस तरफ, अलोंग डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इनटू क्या है, देखो एस यहाँ पे क्या था, एस तो डिस्प्लेसमेंट ही था, तो इनटू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ. सो देखो in this formula it is very clear that work done is the dot product of two vector quantities. So what is the work done, it will be scalar or vector. कोई बोल सकते हो, स्केलर होगा क्या वेक्टर होगा,
वर्क डन इज स्केलर और वेक्टर? वेक्टर एनी होगा आइडिया? सर, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। वेक्टर होगा सर। अच्छा वेक्टर ठीक। वेक्टर हाँ देखो, बट वर्क डन एक्चुअली क्या होता है? वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? इसका रीजन है, इन वेक्टर देयर इज ए रूल दैट इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अनदर वैल्यू एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स स्केलर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स स्केलर। तो यहाँ पे देखो, वर्क डन इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस, where f and s are both vector quantities, so work done is scalar quantity। कभी क्वेश्चन आ सकता है क्या वर्क डन क्यों स्केलर क्वांटिटी है? ठीक है, इसका रीजन तुमको यही बोलना है क्या, as it is the dot product, there is a rule ठीक है। तो इसलिए देखो, हम लोग जितना वर्क डन अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, वर्क डन किए है समथिंग यूनिट क्या लिखते हैं? जूल। ठीक है, क्योंकि न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? जूल। एंड सीजीएस यूनिट में क्या बोलेंगे? आर्क, क्योंकि डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जब वर्क डन किए, इतना जूल वर्क डन किए, किस डायरेक्शन में वर्क डन किए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली मैग्नीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। सो वर्क डन इज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन आता है, व्हाई वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन था, व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, दो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्टिल इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसका रीजन क्या था? क्योंकि दिस फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दैट मीन्स लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ था? स्केलर क्वांटिटी हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करता है, दैट इज क्या? दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इसके बाद अच्छा कोई एक जन अटेंडेंस ले लो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वर्क डन का, पहले हम यूनिट का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या है? यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन। क्या क्या यूनिट हो सकता है? एसआई यूनिट हो सकता है, और क्या यूनिट हो सकता है? सीजीएस यूनिट हो सकता है। देखो W इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या? W इक्वल टू एफ एस। हम वेक्टर साइन नहीं दे रहे हैं, ओनली लिख रहे हैं W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, क्रॉस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब एफ मल्टीप्लिकेशन एस। तो एफ का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। सो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, सो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वन, मतलब जूल बोल सकते हैं, JOULE। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है एक्चुअली? क्वेश्चन आता है क्या? डिफाइन वन जूल, डिफाइन वन जूल, यही क्वेश्चन आता है। सीजीएस यूनिट क्या है? W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ का सीजीएस यूनिट तुम लोग जानते हैं, फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन। ठीक है, एंड एस का क्या होगा? मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आर्क, ER। तो क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन वन जूल, और क्वेश्चन आता है डिफाइन वन आर्क। ठीक है, तो कैसे तुम डिफाइन करोगे? वन जूल को कैसे डिफाइन करोगे? सो वन जूल इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन। जूल किसका यूनिट है? वर्क डन का यूनिट है। सो वन जूल को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वन जूल इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन, क्या हुआ देखो, व्हेन
फोर्स का वैल्यू क्या होगा, व्हेन फोर्स का वैल्यू एक्चुअली 1 होगा, तो 1 क्या होगा, 1 यूनिट, यहाँ पे देखो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस का वैल्यू होगा 1 मीटर, देन हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। सो 1 जूल इज डिफाइंड एज व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर और डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर, then this amount of work done is known as 1 joule. Similarly, what is the definition of 1 arc? If 1 arc is the work done when 1 dyne force is displace an object by 1 centimeter. ये किस तरफ डिस्प्लेस करेगा, along the direction of force, ठीक है, देन हम लोग उसको बोलेंगे इट इज नोन एज 1 आर्क। तो डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो, एक क्वेश्चन लेकिन आता है व्हाट इज 1 जूल, व्हाट इज 1 आर्क, तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लियर, किसी का कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो देखो अभी तक हम जो जो बोले हैं, these are the example of work done for constant force, ठीक है, एग्जांपल नहीं है, मतलब कंडीशन वहां पे क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हम कुछ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किए, उसके लिए वर्क डन कुछ डिफाइंड हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो फैक्टर कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि W इक्वल टू क्या हुआ था, एफ एस cos थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो वैल्यू थीटा है, ये थीटा के ऊपर लेकिन वर्क डन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, तुम लोग जानते हैं cos 0 इक्वल टू 1, ठीक है, उस टाइम वर्क डन कुछ हाई मतलब मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तुम लोग जानते हैं cos 90 इक्वल टू कितना, 0, एट दैट टाइम एफ एस इंटू 0, मतलब 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। तब देखो वर्क डन 0 भी हो सकता है, कब, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एक केस में हो सकता है व्हेन थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, एंड अनदर केस में 0 हो सकता है, सपोज कोई वॉल को हम लोग 10 जन मिलके मतलब प्रेस कर रहा है, ठीक है, 10 जन मिलके उसको ठेल रहा है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वॉल डिस्प्लेस होगा, कभी नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 नहीं होगा, देन हम लोग बोलेंगे क्या, वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, मतलब वर्ल्ड मूव नहीं किया, तो बोलेंगे क्या, वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन देखो वर्क डन दो केस में 0 हो सकता, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री एंड व्हेन दिस देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस इक्वल टू 0, देन डब्ल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स तो 0 नहीं हो सकता, हम तो फोर्स तो अप्लाई कर ही रहे हैं किसी वॉल के ऊपर, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई वॉल कोई डिफरेंट बॉडी हो सकता है, उसके ऊपर तो फोर्स अप्लाई कर ही रहे हैं, तो फोर्स का वैल्यू कभी मतलब नॉन जीरो वैल्यू हो नहीं सकता, ठीक है। ओनली किसका वैल्यू 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, एंड एट दैट केस वर्क डन इक्वल टू 0। सो वर्क डन को मेनली हम लोग 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज, फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड क्या है, जीरो वर्क डन, एंड थर्ड क्या है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, है ना, एंड लेस देन 180 डिग्री। सो 1 cos पाई का वैल्यू कितना, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, -1। सो इन दैट केस W इक्वल टू एफ एस cos थीटा, सो एफ एस cos 180 डिग्री, दैट मीन्स -एफ एस। सो वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू दिया, so that amount of work done is known as negative work done. So third case क्या है, negative work done, and second case क्या है, zero work done. So positive work done, zero work done and negative work done, इसको लेके हम लोग डिफाइंड एग्जांपल देंगे, ओके, डिफाइंड एग्जांपल देंगे। समझ में आया, अटेंडेंस भेज दिया, थैंक यू। तो अभी हम लोग एग्जांपल देंगे। फर्स्ट हमारा है क्या, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन।
पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? देखो 0 to 90 डिग्री थीटा का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, है ना? मतलब when theta will be acute, acute means the value of theta will lies between 0 to 90 degree, ठीक है? So that angle is known as acute angle. So when theta is acute, then cos theta equal to positive, ठीक है? So work done is said to be positive. On other hand, if theta will be obtuse, obtuse means when the theta lies between 90 to 180, then cos theta equal to negative, so work done will be negative, okay? And 0 when theta equal to 90 degree, then cos 90 equal to 0, so work done is 0, ठीक है? तो एग्जांपल देंगे एक एक करके, फिर रिजॉइन करो, अभी एंड हो जाएगा, रिजॉइन करो 10 मिनट के लिए, वर्क डन को कंप्लीट कर देता है। हाँ सर 1 जूल में कितना अर्ग होता है सर? 1 जूल इक्वल